Okay, first of all, congratulations to this for getting this, Thank you, sir. and it is first time on Zoom communication after you qualified this good rank. So it feels Yes, good. sir. So long time we were waiting for first for interview. After that, obviously, after interview was means this year interview एक तरह से हम देखें तो 22 में स्टार्ट हुआ इंटरव्यू और 23 में फिनिश हुआ, ठीक है, 6 मंथ इंटरव्यू चले। एनीवे इट वाज पेनफुल। Sir. Okay, so before I will allow some students to ask question, just in brief, Sudesh, tell us the journey about yourself. Sir, actually, my journey started in 2016 after I passed my graduation in 2015 from University of Delhi. And sir, उसके बाद I have given CAPF examination in 2016 and I also got selected. But sir, उस examination में भी delay था and मेरी joining due थी April 2019 में because I took an extension because my MA was going on from Hindu college. तो उस टाइम पर सर क्या हुआ था कि जस्ट ज्वाइनिंग से पहले मुझे इन्फॉर्म किया गया कि मेरा एक सर्टिफिकेट था जो वेरीफाई नहीं हो पाया एंड ड्यू टू ऑल दोज रीजंस मुझे अलाउ नहीं किया गया कि मैं कोई भी फोर्सेस ज्वाइन करूं। सो इट वाज अ वेरी बिग सेटबैक फॉर मी। एंड उस ड्यूरेशन में सर मैंने सिविल सर्विसेज के भी दिए बट मैं मेंस के पास में आई डिडंट क्वालिफाई। सो ऑब्वियसली आई वाज हार्ट ब्रोकन कि हाँ इधर से सिविल सर्विसेज नहीं हो रहा एंड फ्रॉम देयर पार्ट मेरा वो भी नहीं हो ज्वाइन नहीं कर पाया CAPF। तो और उस ड्यूरेशन में ड्यू टू सर्टेन इश्यूज 2019 में मुझे घर भी जाना पड़ा एंड मैंने मेंस के 2 अटेम्प्ट भी दिए 2019 और 20 में सिविल सर्विसेज के। बट सर मैं घर के कंडीशंस मतलब ऐसे ऐसा कुछ ऐसी है कि मैं पढ़ नहीं पा रहा यहाँ पर ड्यू टू सम रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन मी। तो जब 2020 तक मेरा मेंस नहीं हुआ और उधर से मुझे फाइनल आ गया कि मेरा कैंडिडेचर कैंसिल कर दिया गया है CAPF में। सो आई थॉट कि आई शुड मतलब मेरे पास 2 ऑप्शन थे कि मैं या तो कोर्ट में जाऊं एंड सेकंड ऑप्शन मेरे पास सर ये था कि मैं फिर से एग्जाम दूं क्योंकि अभी भी मेरी एज बची हुई थी। तो मैंने यही ऑप्ट किया कि मैं फिर से एग्जामिनेशन देता हूँ। 2021 में मैंने एग्जामिनेशन दिया और पहली बार ऐसा हुआ था कि इतना डिले हुआ मतलब इंटरव्यू में और इन सब चीज़ों में। तो बहुत मतलब ट्रेमेंडस टास्क था मेरे लिए कि कैसे मैं टाइम निकालूं कि कब मेरा इंटरव्यू आएगा। बट लास्ट में सर जब रैंक आई तो मैंने कहा ठीक है सब पाप धुल गए इस लाइफ। ओके, ओके सुदेश, सो आई रिमेम्बर द डे जब मैं आपने DAF में मुझे भेजा था, तो मैंने देखा 2016 सेलेक्टेड। तो ऑब्वियसली आई वाज नोइंग कि जो कैंडिडेट वन सेलेक्ट हो गए वो फिर इस एग्जाम को नहीं दे सकते हैं। इधर कुछ अलग इश्यूज हुए जिसके कारण चूंकि रिजल्ट फाइनल नहीं आया था, इस वजह से लोग दे रहे थे। तो पहले तो मुझे फर्स्ट इंस्टेंस में लगा कि आपने रॉन्ग इन्फॉर्मेशन डाल दिया है गलती से कि सेलेक्ट हो गए थे। फिर मैंने आपसे जब क्लियर किया तो ये भी मेरे लिए भी एक फर्स्ट एक्सपीरियंस था, फर्स्ट इंस्टांस ऐसा था कि एक कैंडिडेट जो लॉन्ग टाइम बैक सेलेक्ट हो गए, फिर उसके बाद आप स्ट्रगल कर रहे हो। तो इस बीच में फॉर एग्जांपल द डे आपने बताया कि ऑब्वियसली जब ये हो गया कि मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूं, तो आपके पास दो विकल्प हैं। एक विकल्प कि आप कोर्ट में जाकर के फाइल करो केसेस, वो कोर्ट का प्रोसेस एक तो इतना कॉस्टली है और टाइम टेकिंग है कि हम यस कुछ सर। कह नहीं सकते हैं। एक दूसरा विकल्प ये है, कंस्ट्रक्टिव था, कि हमारे पास अटेम्प्ट्स हैं तो हम उसको करें। ऑब्वियसली ये कहना बहुत आसान होता है, आज आप सेलेक्ट हो गए हो तो शायद वो पेन कम हो गया है, वो दर्द कम हो गया है, लेकिन उस ड्यूरेशन में अपने को कॉन्फिडेंट रखना बहुत मुश्किल होता है। तो वो क्या एक सोर्स ऑफ मोटिवेशन था जिसके कारण आपने अपने को वो मेंटेन रखा? आपने मल्टीपल टाइम CSE का मेंस भी दिया, अनफॉर्चुनेटली यू वेल नॉट एबल टू क्वालिफाई देयर फाइनली, बट यहाँ एक कांस्टेंट मोटिवेशन का सोर्स आपको कहाँ से मिलता था? सर फ्रैंकली कांस्टेंट मोटिवेशन का सोर्स सर यही था कि मैं कुछ मेरे फ्रेंड्स जो एज एन ऑफिसर्स लगे हुए हैं तो मैं उनकी लाइफ देखता था कि मैं आई बिलोंग टू ए स्मॉल टाउन फ्रॉम राजस्थान। तो मुझे लगा कि यहाँ सर ठीक है लाइफ है थोड़ा बहुत पैसा भी है बट लाइक वो लाइफ हम कभी भी नहीं जी पाएंगे यहाँ रहकर। तो मतलब अगर मुझे एलिट ग्रुप में जाना है तो कुछ ना कुछ कभी ना कभी अचीव करना पड़ेगा।
तो सर वो कांस्टेंट वो था कि मैं यहाँ मेरे मतलब जो भी स्मॉल बिजनेस है वहां जाता था तो देखता था कि मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ इज नॉट गुड हेयर. सो वन वाज माय क्वालिटी ऑफ लाइफ, अदर वाज सर माय रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि बीइंग इन ए ग्रुप जॉब है, आप पर बहुत अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है. और यहाँ का काम कोई उतना रिस्पॉन्सिबल टास्क मतलब सर जब बचपन से हम पढ़ाई कर चुके हैं तो उतनी अगर एजुकेशन के बाद भी अगर आप वो नहीं कर पाओ कि आप उस लेवल के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाओ तो आपको थोड़ा सा बैड फील होता है कि मैं एक साइड से इतनी हायर एजुकेशन करके आ गया और दूसरी साइड से जो ये मतलब कोई भी ऐसी रिस्पॉन्सिबल जॉब नहीं जिसमें मेरा माइंड लगे. तो वो सर कांस्टेंट मैं जब डेली हर्डल्स देखता था कि हाँ कुछ भी सही नहीं जा रहा तब मेरे लिए वो होता था कि यस सर मुझे जाना है फोर्सेस में या कहीं भी ग्रुप अच्छी ग्रुप ए जॉब में जाना है. Can I hold on a Yes, second, sir? yes. Yes, sir. ओके ओके तो सुदेश, सर ठीक है। जो आपने आपका पेपर वन का मार्क्स बहुत अच्छा है। इनफैक्ट पेपर वन में देखा जाए तो आपका 20 टॉप 20 में पेपर वन में भी मार्क्स हैं। लेकिन जिस यस सर. आधार पे हमने एक्सपेक्ट किया था कि आपका पेपर टू का मार्क्स आना चाहिए, जो एक हमारा ये एक्सपेक्टेशन था, उस एक्सपेक्टेशन के आधार पे आपका नहीं आया। 90 मैं बैड नहीं मानता हूं, लेकिन आपके स्टैंडर्ड के अनुसार वो मार्क्स सही नहीं है। इसके पीछे क्या आपका कारण है? सर बिगेस्ट रीजन है पेपर टू को सीरियस ना लेना या उसके टेस्ट सीरीज ना ज्वाइन करना. मुझे लगा मैं एक सिविल सर्विसेज कैंडिडेट हूँ, मेंस लिख चुका हूँ 3-4 बार तो मुझे कोई इशू नहीं आना चाहिए. बट जब मैंने ड्यू कोर्स में जब देखा कि 2021 के बाद बच्चे सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं इस चीज के लिए, पेपर टू के लिए वो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, तो मुझे लगा कि सर हाँ ऑल टुगेदर आप अगर आपने सिविल सर्विसेज मेंस लिख रखा है तो आप 80 मार्क्स के लिए क्वालिफाई कर जाओगे. लेकिन 80 में एक एक मार्क्स लेने के लिए आपको एक एक टेस्ट लिखना पड़ेगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी पड़ेगी. तो सर वो मेरा बिगेस्ट फॉल्ट था वहाँ. ओके, ये चूंकि मैं आपसे ये सुनना चाहता हूँ, क्योंकि क्या है कि मैं कुछ कैंडिडेट्स को बोलता हूँ, तो ऑब्वियसली कैंडिडेट्स उस समय सीरियस नहीं लेते हैं। जब मार्क्स आता है तो उस चीज को रियलाइज करते हैं। जैसे मैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस कुछ बताता हूँ। कुछ हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीएपीएफ का प्रिपरेशन किए। उनको जैसे बताया गया टेस्ट उन्होंने लिखा और 110 प्लस भी बहुत सारे लाए। कुछ बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं, जैसे इंक्लूडिंग यू फॉर एग्जांपल 90 आपने लाया। कुछ ऐसे होते हैं 85, उसके कारण पेपर टू में क्वालिफाई नहीं। सीएससी मेंस में ऑब्वियसली है डिफरेंट अप्रोच होता है, इसमें डिफरेंट अप्रोच है। सो ऑब्वियसली यस सर. ये सारी चीजें हैं। ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल एज ए कैंडिडेट सीएससी के लिखे हुए हो, तो आपको क्या लगा कि इसमें डिफरेंस क्या है और कहाँ आप उससे कोप अप नहीं कर पाए? सर एक डिफरेंस बहुत बड़ा है इंग्लिश का. सीएससी में आपका सब्जेक्ट नॉलेज चेक की जाती है लेकिन इसमें आपकी इंग्लिश भी चेक की जाती है. तो उसमें जो 25 नंबर की ग्रामर थी उसमें तो मैं वैसे ही पीछे था एक तरह से. हम्म, ठीक है. और सर जो दूसरी चीजें हैं कि हमें ऐसे लिखना होता है सिविल सर्विसेज में 1200 वर्ड्स में, और यहाँ होता है वही आपको कंप्राइज और कंसाइज करके उसको 300 वर्ड्स के अंदर पूरा कंप्रेस करके लिखना होता है. तो सर वो बहुत बड़ा चैलेंज है कि उसमें आप 300 वर्ड्स में कितना इंट्रोडक्शन लिखना है, कितना कंक्लूजन लिखना है. मेन बॉडी में आपको सर एक तरह से छोटा कर करके चीजों को अंदर डालना है. तो वो 2 या 3 पेजेस में वो काफी डिफिकल्ट होता है और विदाउट प्रैक्टिस इट इज नॉट दैट मच पॉसिबल. ओके, नाउ फ्लोर इज ओपन, यू पीपल कैन आस्क क्वेश्चन। हमने सुदेश से इस जर्नी में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, बहुत सारे टेंस वाले क्वेश्चंस भी पूछे हैं। तो अब आप लोग की जो क्वेश्चंस क्यूरी है, ऑब्वियसली ये आज टेंशन में नहीं रहेंगे क्योंकि आज ये कॉन्फिडेंट इनफ है। एक टाइम था कि जब इनके लिए क्वेश्चन का रिप्लाई करना चैलेंजिंग होता था, बट आई होप टुडे ही विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी। सो यू पीपल कैन आस्क वन बाय वन, जिनको भी है कोई क्वेश्चन। सर थैंक may यू. I please? हेलो. सरोज कुमार यादव सर. हेलो कुमार. Sir, I want to know that what was the reason that you did not get selected in 2019. However, you have recently told that you were selected in 2016 batch.
So what was the paper related work that was pending that you finally not get selected? There was one caste certificate which was issued from SDM office, but after its verification, it was found that they did not dispense my or dispatched my caste certificate. कि एक जो कास्ट सर्टिफिकेट के बैक में आपको एंट्री करनी होती है, तो वो उनके फॉल्ट पर था कि उन्होंने वो एंट्री नहीं कर रखी, और अपने मतलब जो उनके कलर के इश्यूज के कारण मुझे वहां से बाहर होना पड़ा CAPF से. One more question, sir. I want to know that, sir, how much deeply question they ask in interview. Like if anybody has asked some question, and how much the deafness want. Uh, it is more precisely like UPSC or CSC or something less than that. It depends on the interviewer. Sometimes they ask questions related more specifically to the CAPF, but कभी कभी वो बीच में sometimes they ask questions regarding CSC also, but we cannot differentiate. For example, gender inequality. So I am from Rajasthan, so it was very basic that they would ask me from the perspective of gender inequality or child marriages. So we cannot say that it is quite from CSC or CAPF because social issues are social issues. तो वो ये पूछते हैं और पूछ भी सकते हैं, ये नहीं कि वो आपसे सिर्फ इंटरनल सिक्योरिटी रिलेटेड पूछेंगे, वो कुछ भी मतलब इन चीजों से रिलेटेड पूछ सकते हैं. सर सर डेप्थनेस कितनी होती है सर, कितने गहराई तक जाते हैं? जैसे मैंने जो इंटरव्यू देखे हैं सर बाकी प्राइवेट चैनल वगैरह पे, क्या उस तरह के कुछ होते हैं या फिर वो बस एक मौखी जैसा बस होता है? नहीं, एक्चुअली वो सबसे पहले आपको फुल फ्रेंडली करेंगे कि हाँ वी आर वेरी फ्रेंडली टू यू, आपको बिल्कुल भी एंजाइटी और वो भी कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स रहो. और उस रिलैक्सेशन के बाद वो आपसे मतलब एक चीज पर ग्रिल करते हैं, तो वो एक के बाद दूसरा क्वेश्चन मतलब अटैच्ड क्वेश्चन पूछते हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. ये नहीं कि बिल्कुल एक बार जेंडर इनक्वालिटी पूछ लिया और एकदम से टॉपिक से हट गए. वो देखते हैं कि आपको थोड़े सा नॉलेज, और अगर आपको कोई ग्रिल करने लगे तो आप उस चीज को हैंडल कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. सो दैट इज देयर मेन कंसर्न. सर अब मीडियम को लेकर के सर क्या कहना है, मतलब वो ऑप्शन आपको दिए थे, आप कौन सी भाषा में बातचीत करना पसंद करेंगे या फिर रेगुलरली आपको इंग्लिश में बात करनी है? नहीं, जरूरी नहीं इंग्लिश में बात करनी. एक्चुअली 2 साल पहले रूमर्स फैले थे कि एक दो बच्चों ने हिंदी में ट्राई किया था लेकिन उन्होंने रिजेक्ट कर दिया. बट ऐसा केसेस नहीं है. अगर आप हिंदी में भी देना चाहो वो आपसे हिंदी में, वो आपका नॉलेज पूछेंगे. एंड फ्रैंकली उनको भी पता है कि इंग्लिश चाहे हिंदी हो, लैंग्वेज इज नॉट ए टेस्ट ऑफ योर नॉलेज, तो वो आपकी नॉलेज देखेंगे. ऐसा कोई सब्जेक्ट लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं है. सर मेंबर सब 4 होते हैं या फिर 5 होते हैं सर? बहुत अ, कंफ्यूज होते हैं। 4 बैठते हैं. मेरे ओके वाले सर, में 4 थे, चौबे सर का बोर्ड था. थैंक यू। Okay, anyone more you can ask. Subham, you have any question? सर आपने सबके पहले डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे. Okay, Subham, Good है evening, कोई sir. क्वेश्चन? Yes, sir. कोई क्वेश्चन है तो गुड पूछ इवनिंग लो. शुभम. Yes. सर अभी इस समय सर पेपर 1 की तैयारी में सर लगा हुआ हूँ सर, साथ में इंटरव्यू की तैयारी भी करना है सर 2022 के लिए. ओके. तो सर पेपर 1 जैसे जैसे पढ़ रहा हूँ तो सर बहुत से टॉपिक लगे छूट रहे हैं सर. कभी कभी सर इंटरव्यू के लिए चला जाता हूँ और नहीं, फिर कभी पेपर 1 में आता सर साइंस वगैरह. आप मतलब मैंने भी दिया सर पिछली बार, हर चीज तो सर पढ़ी थी, लेकिन सर उसको बार बार सर मैं अभी इस बार नहीं कर पा रहा हूँ सर. दिमाग में एक इंटरव्यू आ गया और फिर ऊपर से रिटर्न नहीं भी दे, सर, सब कुछ साथ में चलना है. नहीं ऐसे सब टाइम पे तो कुछ समझ नहीं. सब कुछ साथ में चलेगा. कब आपका क्लियर होगा आपको भी पता नहीं चलेगा. फ्रैंकली जो मेरे साथ हुआ है कि मुझे पता भी नहीं चला. हाँ वो बीच में जो टाइम गैप था वो इश्यू था. बट अगर आपको पेपर 1 के लिए प्रिपेयर करना है तो सर ने भी मुझे जैसे बताया था, काफी कभी कभार चीजें बताई थी कि जैसे साइंस एंड टेक से रिलेटेड थोड़ा उन्होंने खुद के भी नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, तो वो आप प्रेफर कर सकते हो. हाँ लेकिन साइंस का बहुत अच्छा पोर्शन है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते एनी डे, फिजिक्स यस केमिस्ट्री सर. को. बिकॉज जो सिविल सर्विसेज वाले स्टूडेंट है, जैसे मैंने 2016 में भी दिया था, वहाँ यहाँ धोखा खा गया था कि मैंने साइंस प्रिपेयर नहीं की थी. लेकिन आप सीधा देखो ना, अगर आप इजी साइंस के क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो आप वैसे भी डिसएडवांटेज में हो.
यस सर। तो सिविल सर्विसेज के साथ आप साइंस और जो इसके स्पेसिफिक जो इसकी करंट अफेयर्स है, जैसे सर बताते हैं काफी कुछ करंट अफेयर्स बताई होंगी आपको भी, तो इसके स्पेसिफिक करंट अफेयर होते हैं जो बिल्कुल सिविल सर्विसेज से अलग होते हैं, और साइंस का पोर्शन भी अलग है, और थोड़ा मैथ्स को भी आपको वो करना होगा, पॉलिश करना होगा। यस। Okay, Akash, Akash Gaur, you have any question? Yeah. Good evening, sir. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून आकाश। सर मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने बताया कि आप जॉब भी करते थे, तो अगर इंटरव्यूअर एक क्वेश्चन पूछता है कि आप एक अच्छे कंपनी जॉब, आप एक अच्छी जगह जॉब करते हैं और सैलरी से ज़्यादा है, तो आप क्यों सीएपीएफ में आना चाहते हैं? इसका कुछ नहीं, तांत्रिक आंसर हो सकता है क्या? सी फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यार, ऐसे कुछ इंटरव्यूज पूछ सकते हैं, जैसे मैं जॉब नहीं, मेरा घर का थोड़ा सा छोटी मोटी शॉप टाइप का है, बिजनेस है, तो मैं वहां लगा हुआ था। तो उन्होंने, मेरा एग्रीकल्चर रिलेटेड है, तो उन्होंने ऑब्वियसली मेरे से एग्रीकल्चर के क्वेश्चन पूछे। और अगर वो पूछ भी लेते हैं, जैसे मुझसे पूछा कि वाई यू वांट टू ज्वाइन सीआईएसएफ, तो अलग अलग लोगों के अलग अलग फैक्टर है, लेकिन अगर आपका कुछ पर्सनल फैक्टर हो तो भी आप बता सकते हो कि मेरा पर्सनल रीजन है, और आप ऑनेस्टली उन्हें बोल सकते हो कि दिस इज माय ऑनेस्ट रीजन, कि मैं इसलिए सीआईएसएफ ज्वाइन करना चाहता हूँ। और अगर आपसे पूछे कि ये आपकी इससे हाई पेइंग जॉब है फिर भी आप क्यों छोड़ना चाहते हो, तो मेरा सीधा था, देख मैं हूँ श्रीगंगानगर डिस्ट्रिक्ट से, जो फुल्ली मतलब बॉर्डर एरिया है, पाकिस्तान के साथ पूरा लगा हुआ है। तो मैंने देखा कि यहाँ मतलब काफी रिस्पेक्टेबल जॉब है, ग्रुप ए जॉब है, और काफी बीएसएफ के ऑफिसर्स हैं जिनको काफी वो रिस्पेक्ट मिलती है। तो एट द एंड ऑफ द डे एवरीवन वांट्स सोशल रिकॉग्निशन। तो मैंने उन्हें डायरेक्टली यही बोला कि सर आई वांट आल्सो सोशल रिकॉग्निशन, और यूनिफॉर्म जॉब और बेल्ट जॉब की काफी रिस्पेक्ट है, सो दैट्स व्हाई आई वांट टू जॉइन सीएपीएफ। तो ये आप क्लियरली उन्हें बोल सकते हो। ओके ओके सर। Okay, Akash Khatri, you have any question? No, sir. I don't have any question. डियर, देखो, मैं तो क्वेश्चन दिन भर पूछता रह सकता हूँ। आप लोग को इस वजह से अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि क्वेश्चन पूछने की हैबिट आप लोग अब कुछ दिन में इंटरव्यू दोगे, किसी भी टाइम आप लोग का इंटरव्यू आएगा। इंटरव्यू में देखो एक्चुअल में क्या है, वंस यू आर एबल टू आस्क क्वेश्चन दैट इज बेटर प्रैक्टिस भी। ये जो बोलते हो ना कि सर प्रैक्टिस नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ रियल लाइफ में रियल टाइम में आपके जस्ट इमीडिएटली सेलेक्टेड हुए हैं और इनके पास एक वास्ट एक्सपीरियंसेस डिफरेंट चीजों में है। एनीवे, मैं अपने साइड से तो क्वेश्चन पूछूंगा ही, जो कि अदर कैंडिडेट्स के बहुत सारे लोगों के डाउट्स होते हैं, ये सारी चीजें। एक सुदेश, आप अभी जस्ट एक तरह से फोर्स को ज्वाइन नहीं किए हो, आप भले सेलेक्ट हो गए हो या पहले भी सेलेक्ट हुए, लेकिन अभी एक तरह से स्टूडेंट वाली लाइफ में ही हो एक तरह से। तो एक स्टूडेंट के मेंटेलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे फॉर एग्जांपल सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी होती है ना कि हम डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि हम कहाँ हैं। जो डिसाइड कर पाते हैं कि हम कहाँ हैं, ये तो उनके लिए मैं समझता हूँ ये रास्ते बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सो एक स्टूडेंट के मेंटेलिटी से, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला सुदेश की टेस्ट, फॉर एग्जांपल हम शायद टेस्ट स्किप टेस्ट लिखे हुए थे तो कुछ अच्छे कर पाते। ये जो हेजिटेशन का एक क्या कारण होता है कि कैंडिडेट्स टेस्ट नहीं लिख पाते हैं या प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं, या यदि अपॉर्चुनिटी मिलता है तो सपोज क्वेश्चन नहीं पूछ पाते, तो ये सब में क्या प्रॉब्लम होता है? आप एक स्टूडेंट के एंगल से सुदेश बताओ। स्टूडेंट के एंगल से सर, फ्रैंकली बताऊं तो सबसे बड़ा होता है कि पहले मैं सब कुछ खत्म कर लूं, फिर मैं टेस्ट लिखूंगा। सर सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आपने पहला टेस्ट लिख दिया तो आपको इतना मोटिवेशन आएगा कि वो आपका वर्चुअस साइकिल बन जाएगा। लेकिन वहीं अगर आपने एक या दो टेस्ट स्किप कर दिए इस रीजन से कि पहले मैं पूरा कंप्लीट करूंगा, सिलेबस खत्म करूंगा, फिर मैं टेस्ट दूंगा, तो ये एक विशियस साइकिल बन जाता है, जो सिलेबस कभी खत्म नहीं होता और वो आप कभी टेस्ट दे नहीं पाते। तो सर सबसे बड़ा टेस्ट ना लिखने का रीजन स्टूडेंट्स में यही है। दूसरा है सर कॉम्प्लेसेंसी, कि हाँ चलता है यार, ठीक है, ऐसे भी बच्चे दे के आ रहे हैं, या मैंने इसको सुना था उसने टेस्ट नहीं लिखा था। सर मैं मानता हूँ गुड लक और बैड लक होता है, किसी का गुड लक होता है, किसी का बैड लक होता है, पर हर किसी का गुड लक नहीं हो सकता। कुछ लोगों ने नोट्स भी नहीं बनाए होते डेफिनेट, और वो वैसे ही क्लियर कर जाते हैं, उनका गुड लक मैं मानता हूँ। बट हाँ, हमें हार्डवर्क में पीछे नहीं हटना चाहिए, और हार्डवर्क आपको मतलब टेस्ट सीरीज कॉन्टिन्यूसली और आपको डेडिकेटेड तरीके से देनी चाहिए, बस ये चीज़ है। सुदेश, दो टाइप के लोग होते हैं।
कुछ ऐसे होते हैं, सपोज करो कि इस बार फर्स्ट टाइम मैंने लाइफ में देखा कि कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं पेपर 1 में 200 प्लस ले आए, और अनफॉर्चुनेटली 200 वाले कोई भी सेलेक्ट नहीं हुए हैं, 187 शायद या 185 जो भी है हाईएस्ट जो है सेलेक्ट वाले। नॉन सेलेक्ट वाले कुछ ऐसे हैं जो सपोज 200 भी ले आए हैं। तो कुछ ऐसे यस स्टूडेंट सर। होते हैं जो ये बोलते हैं कि सर मैं ऐसा प्लान कर रहा हूं कि मैं 200 पेपर 1 में ले आऊं और पेपर 2 में 60-70 भी ले आऊं, तो सर क्या चल सकता है? ये रियली प्रैक्टिकल क्वेश्चन मेरे से पूछे गए। मैं ये बोलता था, अब तक मैं पहले से बोलता था कि मैंने जीवन में 200 प्लस वाले किसी स्टूडेंट को नहीं देखा, लेकिन अब तो मैं ये भी नहीं बोल सकता हूं कि मैंने नहीं देखा है, देखा है, लेकिन हर कोई तो नहीं ला सकते हैं ना। सो इस पर आपका यस क्या सर। ओपिनियन है कि इधर हम ये फोकस करें कि बैलेंस्ड वे में अप्रोच रखें, या ये सारी चीजें कि हम सारे को बैलेंस करके रखें तीनों कंपोनेंट को? और एक हुआ कि सर मैं अब 200 जो लो ले आए हैं तो मैं भी तो 200 ला सकता हूं, अब तक आप कह रहे थे कि किसी का नहीं आ रहा है लेकिन अब तो आ रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे? सर 150 160 मार्क्स लाना आपके लिए मतलब इजी है। अगर 150 या 160 के अगर आप एक एक मार्क्स को ऐड करोगे तो उसके लिए आपको हार्डवर्क 10 टाइम्स उससे ज्यादा करना होगा, क्योंकि सर क्वेश्चंस डिफिकल्ट होते जाते हैं। अगर मान लो आपने 160 स्कोर किया है और उसमें आप अगर उसके ऊपर 100 आवर एक्स्ट्रा वर्क करते हो तो आप 165 ले आओगे। लेकिन सर अगर वहीं आपने 100 मार्क्स पेपर 2 को दे दिए तो 60 से डायरेक्ट जंप आपका 90 चला जाएगा। तो सर वो जो अपना इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट है ना, वो जो मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बेनिफिट वो वाला, तो सर जैसे जैसे पेपर 1 में आप ऊपर जाओगे आपका मार्जिनल कॉस्ट ऑफ बेनिफिट कम होता जाएगा, तो उसका कोई हार्डवर्क करने का मतलब बनता है नहीं। आपको प्रोपोर्शनलिटी और बैलेंस लेके, सर मेरे पेपर 1 में 170 आ गए, 171, और पेपर 2 में 90 आ गए। और मुझसे शायद जिसने हार्डवर्क कम किया होगा लेकिन पेपर 2 में इक्वल हार्डवर्क किया होगा, वो 110 लेके बैठा है और उधर 160 लेके बैठा है। तो सर बात तो वही है, कोई उसमें डिफरेंस नहीं है, और वो ज्यादा इजी है कंपेरेटिवली। ओके, इनफैक्ट लास्ट यदि हम 2020 का मार्क्स देखें, 2020 में एटलीस्ट 30 to 40 कैंडिडेट्स थे जिनको मैं प्रॉपर एनालिसिस किया। वो सिर्फ और सिर्फ एक तरह से देखा जाए पेपर 2 के बूते पे क्वालिफाई किए कि पेपर 1, जैसे 21 में तो पेपर 1 में बहुत ज्यादा मार्क्स आया, 2020 में देखो तो 160 प्लस शायद एक ही कैंडिडेट का था जो फर्स्ट रैंकर थे, उसके बाद सारे कैंडिडेट यस जो सर। सेलेक्टेड थे उनके 160 से बिलो ही थे। तो बेसिकली इस ईयर चलो मार्क्स आया तो, और लेकिन पेपर 2 में मैं समझता हूं और आप आज ये रियलाइज करते हो कि 100 लाना बहुत ज्यादा चैलेंजिंग नहीं है। तो रादर देन हम फोकस करें कि 180 और 190 लाएं, तो बेटर है 160 हम पेपर 1 में ले आए, 100 और 100 जो भी है 5 के आसपास पेपर 2 में ले आए, और एनी मार्क्स क्लोज टू 100 या 100 से ऊपर इंटरव्यू, ये बेटर स्ट्रेटजी है। इनफैक्ट देखा जाए कि आपका सपोज 10 मार्क्स आपने एक्स्ट्रा पेपर 1 में लाया तो उसका नुकसान पेपर 2 में हुआ, कहीं ना कहीं शायद आप प्रैक्टिस यस ना कर सर। पाए, अदरवाइज आपका जो मार्क्स है बिल्कुल। एक तरह से बैलेंस्ड वे में है। ओके, इंटरव्यू के संबंध में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। एक जैसे इस बार मैंने देखा फर्स्ट टाइम जो कैंडिडेट्स थे मार्क्स का बहुत ज्यादा वेरिएशन हुआ, एज हाई एज 120 भी मार्क्स मिले और एज लो एज 45 मार्क्स भी मिले। सो ये ज्यादा बहुत ज्यादा वेरिएशन है ऑब्वियसली। एक आध कैंडिडेट एक्सेप्शनल एवरी टाइम होता है जो ये 45 या 50 मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन इस बार बहुत सारे कैंडिडेट थे जिन्हें 60 से बिलो भी दिया गया, और कुछ ऑब्वियसली है 120 इस बार फर्स्ट टाइम मैंने देखा। तो जो ये वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है, सुदेश ऑब्वियसली आपका न तो बहुत अच्छा कह सकते हैं और न खराब, तो एटलीस्ट नहीं कह सकते हैं, आपका एक जो बेंचमार्क है उस आधार पे आया। सो आप यस सर। इंटरव्यू में बहुत कैंडिडेट्स के बहुत खराब क्यों आ जाते हैं, और इसके आधार पे कुछ जो आप अपना एक्सपीरियंस है उसके आधार पे कुछ कह सकते हो? सर सबसे पहले जो वहां बैठे हैं, जो 4 लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, वो महारथी है एक टाइप से, भीष्म पितामह है अपनी साइड से। तो उनको बहुत नॉलेज है। सबसे पहले अगर आप उन्हें चैलेंज करोगे और उनका ईगो हर्ट कर दिया तो वो आपको कम मार्क्स दे सकते हैं। तो सर उनसे अड़ना नहीं है किसी बात के लिए, या जैसे र्यूडली नहीं बोलना कि सर मैं तो बिल्कुल सही हूँ, आप आपकी नॉलेज में दिक्कत हो सकती है, ऐसे टाइप के कि मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं गलत हो ही नहीं सकता। तो वो कुछ डेफिनेट नहीं होता। तो सर सबसे पहले वो उन उन लोगों को खत्म करते हैं कि हाँ जिसमें मतलब कोई भी वो लर्निंग एटीट्यूड नहीं है ना, उनको वो हटाते हैं कि इस बंदे में मतलब ये है कि हम सेल्फ सफिशिएंट, कोई भी लर्निंग एटीट्यूड नहीं है। तो सबसे पहले आप उनको दिखाना, आपको उनको शो करना होगा कि
सॉरी सर, जितनी मेरी लिमिटेड नॉलेज है शायद ये सही हो सकता है, लेकिन मैं 100% नहीं हूँ, क्योंकि सर 100% तो कुछ भी सही नहीं होता है। तो ये बहुत बड़ा रीजन रह जाता है। और सर इसके अलावा कोई वो रीजन नहीं है कि आपको 60 या उससे कम मार्क्स दे दे। ओके, मैं अपने जर्नी सर में फॉर एग्जांपल 100+ इंटर कैंडिडेट्स को पर्सनल रूप से इंटरव्यू का गाइडेंस दे चुका हूं। एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए तो मेजोरिटी को मैं जो मार्क्स सोचता हूं अपने आधार पे, बहुत बार कैंडिडेट को मैं मार्क्स बताने से मना करता हूं। जैसे मॉक इंटरव्यू लेता हूं तो कुछ कैंडिडेट्स को मार्क्स बताता हूं, कुछ को नहीं भी बताता हूं। तो मैं अपने साइड से यदि मार्क्स नहीं बताना चाह रहा हूं तो ये मेरा पर्पज होता है कि आई शुड नॉट डिस्करेज द पर्सन, कि आपको ये लगे। कुछ ऐसे टाइम फॉर एग्जांपल होते हैं कि स्टूडेंट को लगता है कि ठीक है मुझे नहीं आ रहा है, तो आप लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, रादर देन जो नहीं आ रहा, आप जैसे फॉर एग्जांपल एक लैंग्वेज वाला में कुछ कैंडिडेट्स को मौका दिया जाता है कि यू कैन स्पीक इन हिंदी, लेकिन उनको हिंदी आता है बट वो जबरदस्ती कोशिश करते हैं कि नहीं, उनको लगेगा कि इंग्लिश मुझे नहीं आती है, इसके कारण दिक्कत होगा। और जबकि ये देखा गया इस बार, आपको बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं 100+, 110 इवन प्लस लाए हैं हिंदी बोलने के बावजूद भी हिंदी में। सो ऑब्वियसली कुछ जो इंटरव्यूअर होते हैं वो स्ट्रेस करते हैं कि आपको इंग्लिश में भी बोलना है। तो लैंग्वेज के संबंध में सुदेश आपका क्या एक्सपीरियंस है? सर मैं जानता हूँ कान्हा जोशी जिसने हिंदी में इंटरव्यू दिया है, उसके बहुत अच्छे उसकी रैंक आई है, शायद 16th रैंक है। तो ये नहीं है कि आप हिंदी में इंटरव्यू दोगे। और मैं सर खुद पर्सनली सोच के गया था, देखो मैं सर एक रूरल बैकग्राउंड में हूँ, जहाँ हिंदी क्या मेरे लोकल राजस्थानी लैंग्वेज बोली जाती है, हमारा डायलेक्ट है बागड़ी। तो मैं ये लैंग्वेज बोलता हूँ, और 2 साल से मैं या 3 साल से डायरेक्ट यही लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हिंदी में भी डिक्टेट नहीं कर रहा या किसी से कम्युनिकेट नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने 1 महीना मैं दिल्ली गया और उसके बाद इंग्लिश सीखना चाहिए, लेकिन 15 दिन में मुझे पता चल गया। तो मैंने कुछ चीजें तैयार भी कर रखी थी कि जहां मैं अटक जाऊं वहां उनसे हम्बली पूछ सकता हूँ कि विद योर परमिशन कैन आई रिप्लाई दिस और कैन आई आंसर दिस इन हिंदी। और वो बहुत खुश होते सर अगर मैं उन्हें करता। हालांकि मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बट मैं ये सोच के गया कि जहां भी मैं अटक गया किसी भी बात में, वहां मैं हिंदी में रिप्लाई कर दूंगा और उनसे हम्बली पूछ के। तो ये एनी डे बेटर स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो एक तो देखते हैं कि हाँ आपका हम्बल एटीट्यूड है और आपको कोई भी शर्म भी नहीं है हिंदी बोलने में। तो सर ये चीजें बहुत जरूरी हो जाती है, और हिंदी में कोई इशू नहीं है, सिर्फ लैंग्वेज है सर, नॉलेज का टेस्ट नहीं है वो। ओके, सुदेश जैसे एक बता रहा हूँ, एक स्टूडेंट का मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था, तो मैंने उनसे पूछा आपकी हॉबी क्या है? तो उन्होंने बोला सर बुक रीडिंग करना हॉबी हमारी है। तो मैंने पूछा अब तक कितने बुक पढ़ चुके हो? तो उन्होंने बोला 3 बुक पढ़ा हूँ। मैंने बोला डियर मैं 1 वीक में 3 बुक पढ़ चुका हूँ और तुम ये बोल रहे हो कि 3 बुक्स पढ़ा हूँ। फिर उसके बाद बोलता सर नहीं, एक्चुअली बुक रीडिंग हॉबी नहीं है, मुझे टीचिंग हॉबी है। अब आप ये चेंजेस करते हो और रियली उनको मतलब बहुत खराब मार्क्स मिला। अब मुझे ये पता था इस चीज को, ऐसे देखो हमेशा कैंडिडेट जो भी होते हैं फ्लुएंट इंग्लिश की कोई जरूरत नहीं होती है। इनफैक्ट आई एक्सेप्ट हम्बली कि इतने के बावजूद भी, चूंकि मेरी मेजोरिटी जो है नॉर्मली मैं इतनी इंग्लिश भी जानता हूं और इतनी हिंदी भी जानता हूं कि मैं कम्युनिकेट कर पाऊं हर टाइप के स्टूडेंट्स को। तो ये जो प्रॉब्लम होता है कि आप अपने स्टैंड पे स्टिक नहीं रहते हो। यदि आपको नहीं इंग्लिश आती है हम्बली एक्सेप्ट करो, या आप 25 ईयर्स एज में हो गए हो और आपको ये पता नहीं है कि आपकी हॉबी क्या है, आप ये कंफ्यूज होते हो और उसके बाद फिर बोलते हो कि हमारे साथ गलत ये हुआ। तो ऐसा क्या आपको लगता है सुदेश की बोर्ड अनजस्टिफाई करती है? आप बहुत अच्छे डिजर्व करते हो, एक्सेप्शन छोड़ दिया जाए क्योंकि वो पर्सनल, ये समटाइम क्या होता है कि ये ऑब्जेक्टिव नहीं है, ये सब्जेक्टिव थिंग्स है, तो सब्जेक्टिव में थोड़ा सा चेंजेस हो जाते हैं। लेकिन इन नॉर्मल क्या आपको लगता है कि अनजस्टिफिकेशन होता है लैंग्वेज या कुछ और चीजों को लेकर के? सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने लैंग्वेज के जो आपने वो जो पूछा था कि हॉबीज के बारे में, तो सर मैं सबसे पहले यही बोलना चाहता हूँ कि वो जो वहां बैठे बैठे हैं उनको हर चीज की नॉलेज है। वो आपको 5 सेकंड में पकड़ लेंगे कि हाँ आप सही बोल रहे हो या आप झूठ बोल रहे हो। तो अगर आप हॉबी तभी लिखना, और बाई चांस आपने गलती से लिख भी दी जो आप हॉबी फॉलो नहीं करते, तो कम से कम आप उसको 5 दिन लगाना प्रिपेयर करने में, नहीं तो वो आपको सर डेफिनेटली पकड़ लेंगे, मुझे पकड़ लेंगे, किसी को भी पकड़ लेंगे।
तो जो भी स्टूडेंट जाना चाहे वो हॉबी इस तरीके से तैयार करके, मैंने चेस लिखी थी तो उन्होंने चेस पर पूरा ग्रिल किया। उन्होंने उस टाइम पर वर्ल्ड चैंपियनशिप चल रही थी तो उन्होंने बकायदा पूछा कि आज तक का करंट स्कोर क्या है, जो मतलब कल रात को मैच हुआ था। तो सर देखो वो भी मैच देख रहे हैं वो लोग चेस का। तो वो देख लेंगे। और सर लैंग्वेज का वही है कि वो अगर आप लैंग्वेज चेंज कर लोगे तो उन्हें खुशी होगी, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ लेकिन अगर आपने हॉबी का ये बोल दिया कि, या मैंने हॉबी का ये बोल दिया कि सर मेरी ये हॉबी नहीं मेरी वो हॉबी है, तो वो कह देंगे कि हाँ इसमें र्यूडनेस है, एटीट्यूडनल इशू है और हम्बली एक्सेप्ट नहीं कर रहा, तो हाँ ये डिजर्व नहीं करता, और वो आपके मार्क्स काट लेंगे। ओके सुदेश, आप Means, 5 years के sir, बाद इंटरव्यू बोर्ड में गए थे। सो ऑब्वियसली एवरी टाइम, फॉर एग्जांपल यूपीएससी बोर्ड में जाना अपने आप में एक अचीवमेंट मैं मानता हूँ। सक्सेस फेलियर बात की बात है, लेकिन यूपीएससी बिल्डिंग में जाना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। पार्टिकुलरली जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो और उस सक्सेस के बाद फिर अगेन वंस आपको मौका मिलता है। तो वो फर्स्ट इंस्टांस जब इस बार इंटरव्यू दे रहे थे, तो बिफोर गोइंग टू इंटर रूम, कैसा फीलिंग था? सर पहले कॉन्फिडेंट था, लेकिन जैसे जैसे इंटरव्यू पास में आ रहा था, मेरा 3rd नंबर था, एंजाइटी बढ़ रही थी सर। एंजाइटी इस लेवल पर बढ़ गई थी कि मैंने गेट के अंदर गया, मेरा फोरनून आफ्टरनून में था, तो मैंने अंदर जाके बोला गुड मॉर्निंग सर, तो वो हंस के बोला गुड आफ्टरनून। तो मैंने हंस के बोला सॉरी सर गुड आफ्टरनून, और मैं बैठ गया। तो ऐसे इंस्टेंसेस आ जाते हैं, लेकिन सर आई हार्डली थिंक कि उनको इस चीज से इशू है, उनको पता है एंजाइटी होगी तो वो चुप कराते। लेकिन सर जब अंदर घुसते हुए जितना आप खुद को नॉर्मल कर लो उतना अच्छा है, क्योंकि नहीं तो वो आपको अंदर जाके नॉर्मल कर देंगे। उनका काम है डेली का, वो डेली एस्पिरेंट्स को देखते हैं। तो बट हाँ सर, वो जब अंदर जा रहे थे तो धीरे धीरे दुख 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 स्टार्ट हो गई, जो जस्ट एग्जाम से पहले होती है। ओके ओके। सो जस्ट जब कंप्लीट हुआ इंटरव्यू, उसके बाद की आपकी क्या स्थिति थी जब कंप्लीट हो गया, रूम से आप निकल गए? सर मैं एक या दो चीजों में फुल्ली सेटिस्फाइड नहीं था। बिकॉज आपने भी मुझे समझाया, लेकिन किसी चीज को बिहेवियर में लाने में बहुत टाइम लगता है, एटीट्यूड चेंज करने में। और 15 दिन में या एटीट्यूड में नहीं मानता कि बंदा इजीली चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल आपने मुझे बताया कि देख जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन पॉपअप हो ना, तो आप इमीडिएटली आंसर मत देना, ठीक है। और उन्होंने एक क्वेश्चन पॉपअप किया मेरे सामने कि क्या आपको लगता है कि हमें ताइवान को रिकॉग्नाइज कर लेना चाहिए, ठीक है। तो मैंने उस क्वेश्चन को गलत ही इंटरप्रेट कर लिया। तो मैंने सोचा कि सर ये पूछ रहे हैं कि क्या हमें ताइवान मतलब ताइवान को छोड़ देना चाहिए चीन के साथ आने के लिए। तो मैं जब गलत आंसर देने लगा, ड्यू कोर्स ऑफ करेक्शन में मेरे माइंड में बैक ऑफ द माइंड क्वेश्चन चला कि हाँ सर ने पूछ गलत लिया। तो मैंने कहा सॉरी सर आई मिस इंटरप्रेटेड, फिर मैंने चेंज किया। तो कहीं ना कहीं सर 5 मार्क्स का डिफरेंस तो वहां पड़ा था, मुझे पता है। क्योंकि क्वेश्चन इंटरव्यूअर देखेगा कि हाँ आपने 2 सेकंड का पॉज नहीं लिया, आप इमीडिएटली आंसर देने लग गए, मतलब रट्टा मार के आए हो या कुछ ना कुछ आपने किया हुआ है। तो उनको ये बिल्कुल नहीं शो होने देना कि कुछ इस तरह का है आपके साथ। आराम से उनका 2 सेकंड क्वेश्चन, 2 सेकंड का पॉज लो, 3 सेकंड का, फिर उन्हें रिप्लाई करो। मतलब मेरे साथ तो यही हुआ था। ओके ओके सरोज, हाँ, यू हैव क्वेश्चन, जस्ट आस्क। सर ये सर सुदेश सर, अभी आपने बताया कि जैसे कि बीच बीच में जैसे आपने सोचा था कि यदि इंग्लिश भाषा को लेकर के आपको समस्या होती है तो आप हिंदी में पूछ लेंगे। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ सर कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर के आश्वस्त नहीं थे एज अ मीडियम? आप पहले से प्रिपेयर कितना थे सर इंग्लिश को लेकर के? मैं इंग्लिश को लेकर काफी हद तक कॉन्फिडेंट था, लेकिन क्या होता है ना कि एक होती है टेक्निकल लैंग्वेज, एक होती है डे टू डे लैंग्वेज। वो कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर मेरे टेक्निकल डिपार्टमेंट से पूछे लाइक इंडिया चाइना वॉर या इंडिया पाकिस्तान और ऐसी चीजें, तो मैं इजीली इंग्लिश में बता पाऊंगा बिकॉज आई नो दोस टेक्निकल वर्ड्स। लेकिन अगर मुझसे वहीं कोई इंग्लिश में पूछ ले कि और उस दिन वहां गया था क्या किया तूने, तो मैं शायद उसे अच्छे से इंग्लिश में मैं ना बता पाऊँ। तो मैं ऐसे टाइप की सिचुएशन के लिए प्रिपेयर होके गया कि हाँ अगर ऐसे टाइप की चीज पूछ ली जाए या मेरे एग्रीकल्चर से कोई लोकल चीज पूछ ली जाए, तो मैं उसे हिंदी में कम्युनिकेट करूंगा उनसे पूछ के। हाँ हालांकि उन्होंने पूछा नहीं इसलिए मैंने किया भी। ओके सुदेश, इस जर्नी में मुझे खुशी है कि एट द एंड ऑफ द डे आप सक्सेसफुल हुए और अच्छे रैंक से। एवरी टाइम, फॉर थैंक एग्जांपल, यू। जब मैं जिस भी कैंडिडेट से जुड़ता हूं तो पर्सनल रूप से ऑब्वियसली आपसे भी लंबे समय से बहुत सारी चीज़ों को लेकर के कम्युनिकेशन हुआ।
और हर वो टॉपिक पे आपने अपना ओपिनियन दिया, मैंने अपना ओपिनियन दिया। उस पीरियड में भी मुझे ये इस बात की खुशी है कि फॉर एग्जांपल जब आप स्ट्रगल कर रहे थे, फॉर एग्जांपल यूपीएससी से लेटर कि क्या हुआ नहीं हुआ उस ड्यूरेशन में भी, सो मुझे भी बहुत सारी चीज़ें लर्निंग मिली। और आज फॉर एग्जांपल मैं जो स्टूडेंट्स को बोलता हूँ बहुत सारी चीज़ें कन्विक्शन से, तो आप जैसे जो स्टूडेंट्स हैं जो सक्सेस होते हैं, और बहुत सारे सक्सेस नहीं होते हैं फिर भी वो बहुत सारे लेसन्स देते हैं, लेकिन जो सक्सेस होते हैं वहाँ एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी होता है, और लर्निंग तो मुझे सबसे मिलती है, सक्सेस फेलियर जो भी हुए। लेकिन चलो बहुत खुशी हुई आपसे बात करके, और ये कम्युनिकेशन चलता रहेगा। कभी कुछ और डिमांड हुई स्टूडेंट के साइड से तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा कष्ट दूंगा, ठीक है ना, जब तक आप अकेडमी चले अरे सर, गुरु जी कोई दिक्कत है नहीं और सर। एक ये खुशी भी है कि हम ऐसे टाइम में हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने टाइम में देखता हूँ तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि हम ऑनलाइन किसी से जुड़ रहे हैं, आप कहीं और बैठे हुए हो, मैं कहीं और बैठा हुआ हूँ, लेकिन चलो कम्युनिकेशन एक राइट टाइम पे हम लोग हैं कि कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, फेस टू फेस देख भी पा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं, Yes, sir. सुदेश चलती रहेगी ये कम्युनिकेशन अनइंटरप्टेड, ठीक है ना। ओके, Definitely. Sorry, sir. Sir, यस I have one question, sir. यस 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 Sir, one small question. यस। सर, ये इंटरव्यू बोर्ड में क्या ट्रू हॉनेस्टी से बोलना चाहिए या कुछ झूठ मिला के बोल सकते हैं? अगर मतलब आपका जो झूठ आपने सर अगर आपने झूठ अच्छे से प्रिपेयर, मैंने झूठ अच्छे से प्रिपेयर कर रखा है कि मैं वो झूठ के 100 एंगल मुझे पता है, तभी आप झूठ बोल सकते हो, नहीं तो आपको पकड़ लेंगे। ओके, वो जो ओके, कहते तो हैं ना इसका कि मतलब हमने जितने हाँ, आटे खाए हैं उतने वो नमक खा चुके हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। ओके, सो हाँ। कम्युनिकेशन विल गो ऑन एंड ऑन, और आप लोग का जो भी क्वेश्चंस क्यूरी डाउट होता है ऑब्वियसली वो मैं करता हूँ। ओके, वंस अगेन थैंक यू सुदेश। थैंक यू सर। हाँ।